बीजेपी से चुनाव कैसे हारती है? कांग्रेस जून 2023 में दीपक बाबरिया को कांग्रेस ने हरियाणा का प्रभारी बनाया। चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने दिल्ली चले गए। पूरा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं हुई। हरियाणा के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से चुनाव हार गए। हार के बाद अजय यादव ने कहा, चुनाव के दौरान प्रभारी दीपक बावरिया बीमार हो गए थे। प्रभारी अगर बीमार थे तो उनको अपनी जगह किसी और को प्रभारी बनाना चाहिए था। हमारी बात सुनने के लिए कोई फ्रंट फुट पर उपलब्ध ही नहीं था। इसी तरह असंध से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर गोगी ने कहा, असंध में रैली के लिए मैंने सारे इंतजाम किए थे, लेकिन हुड्डा ने अपने भाषण में मेरा नाम तक नहीं लिया। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की लंबी फहरिस्त है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। स्टोरी में जानेंगे कांग्रेस चुनाव कैसे हारती है। अगर ये 8 ब्लंडर दोहराए तो महाराष्ट्र में भी खेल बिगड़ सकता है। 3 फैक्टर बताते हैं कि हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ में हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। सैनिक हरियाणा में कांग्रेस का वोट शेयर 11% बढ़ा। विधानसभा चुनाव, सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर में 11% का इजाफा हुआ। यह बताता है कि हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ हवा नहीं थी। इसी तरह 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में महज 0.4% और छत्तीसगढ़ के चुनाव में 0.8% की मामूली गिरावट हुई, लेकिन सीटें बहुत घट गईं। हरियाणा के सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा 46। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 3 प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 प्रमुख एजेंसियां एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनाती दिखा रही थीं। जवान, किसान और पहलवान के मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे। जवान गिवर स्कीम वापस ली। जून 2022 में मोदी सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लाई। इससे युवाओं में नाराजगी थी। आई फोर्सेस में करीब 10% जवान हरियाणा से आते हैं। किसान, सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। इससे नाराज किसानों ने आंदोलन किया, जो करीब 1 साल तक चला। इसके बाद फरवरी 2024 में एमएसपी को लेकर भी किसानों ने आंदोलन किया। पहलवान जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया समेत 30 पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक हरियाणा चुनाव में किसान, पहलवान, जवान प्रमुख मुद्दे थे। तीनों में बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के फेवर में माहौल था। एग्जिट पोल्स में सीनियर जर्नलिस्ट कुमार मुकेश ने कहा, कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाते दिख रही है। इस बार बीजेपी के लिए 2019 के मुकाबले ज्यादा एंटी इश्यूज इनकम्बेंसी है। किसान आंदोलन का काफी असर रहा। न कि तानाशाह कि हरियाणा, MP और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। तीनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी और बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हरियाणा, MP और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हवा का रुख कांग्रेस की तरफ होते हुए भी वह चुनाव हार गई। तीनों चुनावों के इंसिडेंट, डेटा और एक्सपर्ट्स की मदद से वो 8 फैक्टर्स जिनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है। हरियाणा चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल प्रियंका की रैली। सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा की करीब 66 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हुए। 8 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका चले गए और 16 सितंबर को भारत लौटे। चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी ने
हरियाणा में रैलियां की। उन्होंने पहली रैली 26 सितंबर को की। राहुल ने कुल 8 रैलियां और रोड शो कर करीब 33 सीटें कवर की। इनमें से 11 सीटें कांग्रेस जीती। वहीं प्रियंका गांधी ने केवल 2 रैलियां की। शुरुआती 2 हफ्ते कैंपेन से दूर रहीं कुमारी सैलजा ने टिकट बंटवारे में समर्थकों को तरजीह न मिलने की नाराजगी पार्टी हाईकमान से खुले तौर पर जताई। चुनाव के शुरुआती 2 हफ्तों तक उन्होंने कैंपेन से दूरी बनाई। हालांकि उन्होंने खड़गे के साथ मुलाकात की। खड़गे से आश्वासन मिलने के बाद वो प्रचार में सक्रिय हुईं। उन्होंने सिर्फ 9 जगह प्रचार किया। ऐलनाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल हुड्डा गुट के माने जाते हैं। पत्रकार बताते हैं कि उन्होंने सैलजा को रैली के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंची। हालांकि बेनीवाल जीत गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत अत्री कहते हैं, कोर्ट इमेज ये चुनाव मिस मैनेजमेंट वर्सेस माइक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण है। किस तरह से कांग्रेस जीते हुए चुनाव को मिस मैनेजमेंट से हार की तरफ लेकर आई। बीजेपी जो लड़ाई में भी नहीं थी, वो बढ़े हुए वोटों के साथ सत्ता में आई। कांग्रेस के वोट में 11% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सीट में नीचे रह गई। एमपी छत्तीसगढ़ में मिस मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव के दौरान करीब 634 रैलियां की, जबकि कांग्रेस ने करीब 350 रैलियां ही की, यानी लगभग आधी। बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मप्र में करीब 165 रैलियां की, जबकि वो बीजेपी के सीएम फेस नहीं थे। वहीं चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बने हुए कमलनाथ ने 114 रैलियां ही की। पार्टी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कानुगोलू को एमपी में इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने तेलंगाना में काम किया और कांग्रेस की सरकार बनी। दिसंबर 2022 में कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के करीबी विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव और प्रभारी कुमारी सैलजा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमारी प्रभारी कुमारी सैलजा सिर्फ सरगुजा संभाग में जाकर टीएस सिंह से ड्राइविंग करवाती थीं और खुद सामने बैठकर फोटो शूट कराती थीं। चुनाव में कांग्रेस ने 20 लोगों की टिकट काट दिया था। इनमें से 14 सीटों पर कांग्रेस हार गई। बागियों को रोकने के बजाय उन्हें और हवा दी गई। अंबाला कैंट से हारे परविंदर परी ने कहा, बीडी गैंग यानी भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा गैंग ने कई सीटों पर बागी प्रत्याशियों को उतार कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का काम किया। हमें लगता है कि कहीं न कहीं सैलजा जी सही टाइम पर आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे से पता चला कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों के कारण पार्टी को 16 सीटों का नुकसान हुआ। सर्वे के मुताबिक कालका सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लगभग 11,000 वोटों के मार्जिन से हार गए, जबकि उसी सीट पर बागी उम्मीदवार को लगभग 20,000 वोट मिले। ठीक ऐसे ही गोहाना की सीट पर बागी कैंडिडेट को करीब 15,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग 10,000 वोटों से हराया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह मानते हैं कि हार की वजह के जिम्मेदार बागियों को कंट्रोल न कर पाने वाले पार्टी के ही नेता हैं। सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी कहती हैं, 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, जिनमें से 7 बागी थे। ऐसा संदेह जताया जाता है कि इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन मिला था। एएपी से गठबंधन न करने से 5 सीटों पर असर हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो सका। दावा किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को ऐसा न करने के लिए मनाया। अगर कांग्रेस और एएपी एक साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 5 सीटों का फायदा हो सकता था। दरअसल हरियाणा में 5 सीटें ऐसी हैं जहां एएपी के उम्मीदवारों को कांग्रेस की हार के मार्जिन से ज्यादा या बराबर वोट मिले। पॉलिटिकल एक्सपर्ट
पवन बंसल कहते हैं, एएपी ने कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ता। परिणाम ये होता कि एएपी एग्रेसिव चुनाव प्रचार करती और हरियाणा में 8.9% के बजाय केजरीवाल की पार्टी 2.5% तक वोट हासिल कर पाती। इसका मतलब ये होता कि इतना वोट एंटी कांग्रेस यानी बीजेपी के घटते। दोनों दलों के गठबंधन को 40 से ज्यादा सीटें मिल सकती थीं। एमपी में लापरवाही का एग्जाम्पल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में खजुराहो की एक सीट एसपी को दे दी गई, लेकिन एसपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। चुनाव के दौरान कमलनाथ से अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। हरियाणा में हुड्डा और सैलजा गुट में खींचतान मची थी। यहां कांग्रेस मोटे तौर पर दो गुटों में बंटी थी। पहला गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, दूसरा गुट एसआर के नाम से जाना जाता है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी शामिल हैं। किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। किरण ने खड़गे को लेटर लिखकर हरियाणा की गुटबाजी के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है। मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। मुझे अपमानित किया गया। चुनाव की शुरुआत से ही प्रचार, पोस्टर और बयानों से दोनों खेमों के बीच की खींचतान साफ देखने को मिली। भूपेंद्र हुड्डा के गुट ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, तो कुमारी सैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस गुट में खींचतान। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बन तो गई, लेकिन अंतर्कलह जारी रही। तब के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की खबरें सामने आती रहीं। बघेल गुट के विधायक बृहस्पति सिंह ने तो विधानसभा में ही टीएस के खिलाफ बयानबाजी की। हालांकि बाद में माफी भी मांग ली। ये गुटबाजी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रही। दावा किया जाता है कि टीएस के खिलाफ कई नेता लामबंद हुए और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस यहां की 90 में से 35 सीटें ही जीत पाई। मध्य प्रदेश की गुटबाजी में ज्योतिरादित्य सिंधिया टूटे। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस में 3 गुट थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। 2020 में सिंधिया ने अपने गुट के 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की और राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद एमपी कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही गुट बचे। 2023 के चुनाव में भी इनके बीच की खींचतान दिखी। इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और लोगों में शिवराज को लेकर नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस की खेमेबंदी उसकी हार की एक वजह बनी और वह केवल 66 सीटें जीत सकी। हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा पर ज्यादा भरोसा किया। 90 में से 92 सीटों पर हुड्डा की छाप रही। हुड्डा ने ही पूरे चुनाव को लीड किया और उसकी स्ट्रैटेजी तैयार की। कुरुक्षेत्र शहरी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष मधुसूदन बवेजा ने पूर्व 100 मिलियन हुड्डा का नाम लिए बगैर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हाईकमान केवल एक नेता की बातों में आ गया, दूसरे किसी भी कुशल नेता की बात नहीं मानी। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ओल्ड गार्ड्स ने चुनाव लीड किया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एमपी में कमलनाथ ने चुनाव की कमान संभाली। उनका गुट भी पूरे चुनाव में हावी रहा। हरियाणा में कांग्रेस नेता मंत्रालय बांटने लगे थे। हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि कांग्रेस जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी।
रिजल्ट से एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा के घर पर मीटिंग हुई, जहां वो नेताओं को मंत्रालय बांट रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस घातक होता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब की बार 400 पार के नारे की कीमत चुकानी पड़ी। हरियाणा में कांग्रेस के नारे भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ने ऐसा माहौल बनाया मानो चुनाव समाप्त हो गया हो। टिकट वितरण से बूथ कनेक्टिविटी तक आत्मसंतुष्टि छा गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत अत्री कहते हैं, कांग्रेस ने 0.85% के अंतर से 11 सीटें खो दी। ये डेटा मैनेजमेंट और सीट टू सीट मैनेजमेंट का खेल था। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, मतलब आपके 17 बागी खड़े हुए, लेकिन आपने कितनों को बिठाने की कोशिश की? 12 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं, करीब 12 साल से हरियाणा में कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। गुटबाजी के चलते कोई भी प्रदेश अध्यक्ष जिले स्तर के संगठन की लिस्ट जारी नहीं कर पाता। इसके उलट बीजेपी की जिले से लेकर बूथ लेवल तक पर प्रभारी और संगठन मजबूत है। बीजेपी के पास वोटर लिस्ट के एक पन्ने यानी 30 वोटर्स तक के लिए पन्ना प्रभारी है। संघ और उससे जुड़े संगठनों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी के लिए वोटर्स लामबंद किए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवारों को संगठन की कमी खली है। संगठन से ही कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है और संगठन होना चाहिए था। कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने कहा, बीजेपी का मैनेजमेंट कांग्रेस से बहुत अच्छा है। कांग्रेस के पक्ष में लहर को देखकर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हमें लगा सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस संगठन का न होना भी एक बड़ा कारण रहा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बाबरिया पूरे चुनाव राज्य में नहीं रहे। जून 2023 में राहुल गांधी के करीबी सिपहसालार दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने, लेकिन बाबरिया न तो संगठन बना पाए और न ही गुटबाजी रोक पाए। चुनाव में टिकट वितरण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने दिल्ली चले गए। उनकी जगह किसी और को नियुक्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने जुलाई 2024 में राजस्थान के बीजेपी नेता सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया। उन्होंने टिकट वितरण से लेकर चुनावी मैनेजमेंट तक में अहम भूमिका निभाई। करीब 90 दिनों तक पूनिया हरियाणा में ही रहे। उन्होंने रूठे और बागी नेताओं को भी मनाया। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को भी हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट किया। एमपी छत्तीसगढ़ में कमजोर संगठन के कुछ एग्जाम्पल्स मध्य प्रदेश में 2004 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इस कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कम था। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गया। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में कांग्रेस संगठन कमजोर पड़ गया। 2004 से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। 2013 के नक्सली हमले ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया। भूपेश बघेल की लीडरशिप में 2018 का चुनाव कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन आरोप लगा कि बघेल कांग्रेसी वर्कर्स को ही भूल गए। सीनियर जर्नलिस्ट दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं, संगठन इस बात की खुशफहमी में था कि वह सरकार में आने ही जा रहे हैं। संगठन ने बूथ स्तर पर न तो मैनेजमेंट किया और न ही वोटरों को घर से निकालने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी दिखाई दी। संगठन की उपेक्षा भी बीते 5 सालों में दिखी। इसका साफ असर चुनाव परिणामों में दिखा। सैलजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ही की जातिवादी टिप्पणी। हरियाणा विधानसभा की नारनौंद सीट से हुड्डा गुट के जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिला। नॉमिनेशन के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सैलजा पर जातिवादी टिप्पणी की, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। इस घटना ने तूल पकड़ा और दलित समुदाय में विरोध हुआ। एक इंटरव्यू में कुमारी सैलजा ने कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ दूं। नारनौंद उकलाना में मेरे समर्थकों को टिकट नहीं मिला, लेकिन अब जिन्हें मिला है उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।
दलित वोटर कंफ्यूज हो गए कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए या नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर दलित विरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। 20 सितंबर को घरौंदा की रैली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वहां कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंदरूनी कलह है और उनके सीएम चेहरे के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारी दलित बहन सैलजा घर पर बैठी हैं। आज लोगों का एक बड़ा वर्ग इस बारे में सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एमपी छत्तीसगढ़ में विचारधारा में घालमेल के एग्जाम्पल्स। एमपी में कमलनाथ ने खुद को हिंदूवादी कांग्रेसी नेता के तौर पर पेश किया। उन्होंने कांग्रेस के करीब 40 प्रकोष्ठ बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा पुजारी प्रकोष्ठ की हुई। कमलनाथ ने कई कथाएं और धार्मिक आयोजन भी किए। भूपेश बघेल ने भी हिंदुत्व का दांव खेलकर बीजेपी को मात देने की कोशिश की। उन्होंने राम वनगमन पथ बनवाया, कई मंदिर बनवाए, गौ संरक्षण और गौ संपदा की योजनाएं चलाईं। इसके जरिए बघेल ने राज्य के हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की। राज्य में सिर्फ 2% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इस पर बघेल चुप्पी साधे रहे। हुड्डा को डर था दूसरे गुट के ज्यादा लोग न जीत जाएं। हरियाणा में 90 में से करीब 72 सीटों पर हुड्डा परिवार ने अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं कुमारी सैलजा के हिस्से में केवल 10 और रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में 2 सीटें ही आईं। हुड्डा गुट के 42% कैंडिडेट ही जीते, वहीं सैलजा गुट के 10 में से 6 कैंडिडेट जीते। हुड्डा पर आरोप लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे गुट के ज्यादा लोग जीतें। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैंडिडेट सिलेक्शन की बैठकों में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा एक ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते थे। ये सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट सुनील कानुगोलू ने तैयार की थी। एमपी छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे से जुड़े एग्जाम्पल्स। 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय के बीच टकराव की बातें सामने आईं। चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी वर्कर्स से कहते दिखे कि अगर वो दिग्विजय सिंह आपकी बात न सुने तो दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो। 17 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त दिग्विजय सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा था, फॉर्म ए और फॉर्म बी पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए? छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा पर स्थानीय नेताओं और पूर्व विधायकों ने टिकट के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने तो केंद्र से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वो पैसा अगर पार्टी फंड में जमा किया गया हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं, लेकिन क्या फिर भी बिगड़ सकता है खेल? महाराष्ट्र में इस बार 6 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित ने अलायंस कर महायुति बनाई है, जिसकी अभी सरकार है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया है। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 13 सीटों पर जीत हासिल की, यानी महाराष्ट्र में मोमेंटम कांग्रेस के साथ है। इसके बावजूद अगर हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ वाली गलतियां दोहराई गईं तो चुनाव फिसल सकता है। शिवसेना शिंदे के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में उसकी हार के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस केवल उन क्षेत्रों में सहयोगियों पर निर्भर रहती है जहां वह कमजोर है, लेकिन अपने मजबूत क्षेत्रों में उन्हें नजरअंदाज कर देती है। महायुति का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी कुशपपन, शिवसेना
शिंदे 78 और एनसीपी अजित 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में 90 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं तय हो पाया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी यहां 110-115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 100 सीटों से कम पर कांग्रेस राजी नहीं होगी। उद्धव ठाकरे सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई। करीब 3 घंटे तक हुई इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा का नाम लिए बिना महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिए। राहुल और खड़गे ने कहा कि वे आत्ममुग्ध या ओवर कॉन्फिडेंट न बने, एकजुट रहें और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को हराने के लिए कड़ी मेहनत करें। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कई पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम उतारे। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीनियर नेताओं की फौज उतार दी है। करीब 13 बड़े नेताओं की महाराष्ट्र में तैनाती की गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय और कद्दावर महासचिव मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र में इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इनके अलावा अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन करेंगे। इनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, उमंग सिंघार, जी परमेश्वर, उत्तम रेड्डी, टीएस सिंहदेव, एमबी पाटिल, नासिर हुसैन और ऐसे तक्का शामिल हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई कहते हैं, जून में जब बीजेपी ने संसद में बहुमत खोया और सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथियों का सहारा लेना पड़ा तो कांग्रेस ने इसे खुद के रिवाइवल मोमेंटम के तौर पर देखा। लेकिन हरियाणा के नतीजे मोदी और बीजेपी के लिए बूस्टर साबित हुए। बीजेपी और मोदी अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। ये जीत बीजेपी को अगले विधानसभा चुनावों में ज़्यादा पावर देगी।